नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या सब हो रहा है आज हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार की पॉलिटिक्स हरियाणा में डील हो रही है, बिहार की पॉलिटिक्स दिल्ली में तो डील होने की बात ठीक ही है, होती है, आज हो रही है, उस पर भी हम लोग 2 दिन में बात करेंगे। दिल्ली में जो पॉलिटिक्स डील होगी, जो खड़गे साहब के घर पे वो तेजस्वी यादव आज जाने वाले हैं और 17 तारीख को महागठबंधन की बैठक भी होने वाली है, जिसकी बात हम लोग अक्सर करते रहे हैं, गालियां खा करके भी। हेमंत जी खास करके बात करते रहे कि भाई कहाँ गायब हैं आप, महागठबंधन की बैठक करिए जैसे एनडीए ने किया हुआ है। तो चलिए, देर आया दुरुस्त आया, 17 तारीख को बात होगी तो उन पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम लोग एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कितना डेमोक्रेटिक है वो आप समझ सकते हैं। एनडीए की कोई बैठक नहीं होती, एनडीए का कोई अध्यक्ष नहीं है, एनडीए का कोई चेयरपर्सन नहीं है। जो मोदी जी कहेंगे वही सही होगा, जो अमित शाह जी कहेंगे वही सही होगा, यही है एनडीए। बाकी आरएसएस का एक पैटर्न है, कंफ्यूजन पैदा करो। तो कंफ्यूजन ये है कि सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे अमित शाह जी ने नीतीश जी को घोषित तो कर दिया, लेकिन यही हमने कहा था कि मार्च में तो घोषित कर दिया, अक्टूबर में रहेंगे क्या। और आप देख रहे हैं कि अश्विनी चौबे ने एक पहला बयान दिया उनके नेतृत्व को लेकर के कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। और एक दूसरा बम फूटा हरियाणा से, हालांकि वो दिल्ली में फूटा, और वो है सैनी साहब, नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री। महात्मा फुले की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे थे। अब वो नाम ले रहा हूं कौन कौन लोग इकट्ठे थे। वहां इकट्ठे थे उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, छगन भुजबल और नायब सिंह सैनी। जाति बताने की जरूरत है क्या। तो जिस स्पेस से आए तमाम लोग, लगभग कुशवाहा और माली समाज, जाति, समाज क्या जाति। अब वहां से ये कहा नायब सिंह सैनी ने कि बिहार का नेतृत्व जो है सम्राट चौधरी करेंगे। यानी अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं, बीजेपी के नेतागण कुछ और कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उनका ये कहना मायने रखता है। अब सवाल हम लोग करेंगे, आधे घंटे में बात करेंगे कि क्या है ये। बीजेपी कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे करके। पहले हम लोगों ने यही बात किया है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है डिस्क्रेडिट करो नीतीश जी को और धीरे धीरे परिदृश्य से गायब कर दो। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पारस जी हुए बागी। हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट हैं सफदर, वो कह रहे हैं कि पारस का बाहर जाना एनडीए के लिए बड़ा झटका नहीं है। हाँ, एनडीए के लिए बड़ा झटका है कि नहीं, लेकिन यदि पारस जी बाहर जाते हैं और रामविलास जी के स्पेस पे ही राजनीति करते रहे हैं, तो जो भी वोट काटेंगे, जिधर भी जाके निर्दलीय अलग से लड़के या गठबंधन में किसी में जाकर के, तो नुकसान तो एनडीए को ही होगा। इस पर भी बात करेंगे। और क्या है पारस और चिराग पासवान, पशुपति पारस जी का और चिराग पासवान का झगड़ा आपस का, उस पर भी बात करेंगे। पशुपति पारस जी के साथ मैं भी काफी देर तक बैठ करके बहुत सारी चीजों को मैंने भी समझा है, और हेमंत जी तो समझते ही समझते हैं हमारे। और हम लोग बात करेंगे जीतन राम मांझी। बहुत संतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे, बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। दृश्यों में ऐसा दिखता था कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सम्मान दे रखा है मांझी जी को। उनको बिहार का सबसे सीनियर, सबसे अच्छा पैसे वाला मंत्रालय, अच्छा पैसा इन द सेंस बिहार के दूसरे लोगों का जो फंड बजट है मंत्रियों का, उसकी तुलना में बेहतर बजट है उनके मंत्रालय का, उसकी तुलना में एमएसएमई। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारी तो उपेक्षा की जा रही है, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब दावा कर रहे हैं 40 सीटों पर। तो जितना दावा था कि एनडीए में सब ठीक ठाक है, बोलने को तो बोलते ही लगते हैं। कई लोगों का अंदाज बहुत, यदि आप कोई पत्रकार पूछता है तो उसको बहुत इंसल्टिंग अंदाज में, उसका इंसल्ट करने का मतलब बहुत आक्रामक अंदाज में इंसल्ट करने की कोशिश होती है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, पर्दे के पीछे कितना छिपाएंगे। तो मांझी जी का भी असंतुष्ट स्वर सामने आ चुका है। आज हम लोग ऑपरेशन उसका ही करेंगे।
इन सब चीजों का क्या असर पड़ने वाला है। हेमंत जी, एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले सैनी बम, क्या एक कुशवाहा मुख्यमंत्री की जो आकांक्षा बिहार में काफी दिनों से पल रही है, अलग अलग राज्य, अलग अलग पार्टियों में रहने वाले कुशवाहा नेताओं की भी बहुत दिनों तक छोटे भाई लव कुश में छोटे भाई होकर के बहुत हो गया, उनकी भी संख्या साइजेबल है। तो और कई सारे ये आप देख रहे हैं कि लगभग पूरे उत्तर भारत के कुशवाहा नेताओं का एक मंच था। छगन भुजबल साहब का इंटरेस्ट जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के भी रहा है, तो वो भी वहां उपस्थित थे और वहां कहा गया कि सम्राट चौधरी। तो क्या ये सिर्फ कुशवाहा आकांक्षा भर है या बीजेपी की कोई चाल भी है नीतीश जी के खिलाफ? सबसे पहले इस धन्यवाद। वहां पर जो लोग जुटे थे दिल्ली में, मैं समझता हूँ कि शायद वो ये महात्मा फुले की जयंती को लेकर के वो जुटान था, और उस जुटान के मौके पर सैनी साहब ने जो बात कही उसके पीछे मैं समझता हूं कि झांक करके देखना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा था। पीछे ये हो रहा था कि जो फूले पर जो फिल्म बनी है फूले, उस फिल्म का रिलीज रोक दिया गया है। उसका विरोध हो रहा है कि उसमें जो चीजें दर्शाई गई है ठोस रूप में वो ये है कि जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो उनको रास्ते में विरोध का सामना करना पड़ता था और ब्राह्मण की बस्तियों में उनके ऊपर गोबर फेंके जाते थे। ये फिल्म में इस दृश्य को लिया गया है, फिल्माया गया है। तो इसको लेकर के आपत्ति हुई, कुछ और दृश्य हैं जिसको लेकर के आपत्ति उठाई गई और इसको लेकर वो फिल्म उसका रिलीज रोक दिया गया। ये एक साधारण घटना नहीं है, क्योंकि आप इसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो अभी एक छावा फिल्म आई, उसको पूरे बीजेपी के आरएसएस के इकोसिस्टम ने देश भर में उसका प्रचार किया और उसको बीजेपी के आरएसएस के बड़े नेता उसका नेताओं के लिए जी हेमंत जी, क्या लगता है कि लाइट होती है, फिर वो आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन ये विषय है कि एक तरफ महात्मा फुले पर बनी फिल्म और उस फिल्म को लेकर के जो जिस तरह से सेंसर का रवैया है, हालांकि इतिहास का सच दिखाने में पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो जाती, और ये सब भारतीय जनता पार्टी प्लस, जैसे अब केशव प्रसाद मौर्य वहां पे थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं भाई, और बजरंग दल और उनका अपना एक बैकग्राउंड है, वो तो उसी इकोसिस्टम के हैं, नायब सिंह सैनी उसी इकोसिस्टम के लगभग हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा थे और सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा उस इकोसिस्टम से नहीं है, और ना सम्राट चौधरी की तो बाजब्ता ट्रेनिंग आरजेडी में हुई है। तो ये सब लोग उपस्थित थे और वहां पे ही सैनी बम फूटा, जिसका धमाका बिहार में महसूस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सफाई ले लेना चाहिए, और जेडीयू वाले अपना अलग बयान दे रहे हैं। जी हेमंत जी, आप जारी रखें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो वहां जुटान हुआ था, उस जुटान में फूले केंद्र में थे, उनकी जयंती मनाने के लिए लोग जुटे थे। तो सवाल उठता है कि ये जो माली कुशवाहा बिरादरी के जो नेता हैं जिनका जुटान वहां पर हुआ था, उसमें फूले को लेकर के, क्योंकि जो फूले फिल्म का जो विरोध हो रहा है उसमें ये साफ साफ है कि जो वो जहां के लोग विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी समर्थक लोग हैं, वो बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। और ये लोग, लेकिन इसके बरक्स जब छावा फिल्म आई, उसको लेकर के जिस तरह से स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई, बीजेपी के तमाम नेताओं ने उसको देखा, उसको देखने की लोगों से अपील की। उसके पहले द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, उसको लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री तक ने लोगों से अपील की कि अच्छी फिल्म है, इसको देखना चाहिए। तो उस फिल्म में क्योंकि मुसलमानों को एक विलेन के रूप में दिखाया गया था, इसलिए आप उसको देखने की बात करते हैं। लेकिन जब फूले पर बनी फिल्म में ब्राह्मणवादी शक्तियों की, सामंतवादी शक्तियों का जो विरोध है सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ, उनके साथ जो उनका व्यवहार है, उस व्यवहार को जब रेखांकित किया जाता है तो उसको नहीं दिखाने दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो नेता जुटे थे, ये इन चीजों पर बात करने के लिए या इन चीजों पर कोई पहल लेने के लिए, इन लोगों ने एक शब्द का कोई बयान नहीं दिया, इसमें से किसी ने नहीं। तो मामले को दूसरे तरफ शिफ्ट करना था कि फूले की जयंती भी मना ली जाए या कुछ बड़ा धमाका कर दिया जाए, तो उसमें उन्होंने इनका सम्राट चौधरी का नाम लिया। लेकिन क्या यह अनायास है?
मैं समझता हूं बिल्कुल अनायास नहीं है, क्योंकि नीतीश जी जैसे जैसे कमजोर पड़े हैं, हम लोग लगातार ये दसियों कार्यक्रम में इस तरह की चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश जी को स्वयं सिद्ध हो जाने दिया जाए कि वो अब किसी काम के नहीं है। तो वो जो पूरा बीजेपी का जो पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न में ये काम हो रहा है लगातार लगातार। नीतीश जी अपने एक से एक अनयूजुअल एक्टिविटीज की वजह से ये साबित कर रहे हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ये चीजें लगातार बीजेपी के तरफ से, जैसे अभी अश्विनी चौबे ने कहा कि उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन उनके कहने का अंदाज जिस तरह का था वो बिल्कुल खिलंदर किस्म का अंदाज था, खिलंदराना अंदाज में उन्होंने कहा था हमारे नीतीश भाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मोदी जी की टीम में शामिल कर दिया जाए। तो ये नीतीश जी के सम्मान में कही गई बात नहीं दिखती थी। लग रहा था जैसे कि उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। जैसे इसके पहले उनके लिए भारत रत्न की मांग की गई थी और उसमें भी इसी तरह की बात कही गई थी। तो जो लोग बीजेपी के तमाम लोग अलग अलग ढंग से जब बात बोल रहे हैं, उस सब का सार यही होता है कि नीतीश जी को एक तरह से अनस्टेबल बनाया जाए, अस्थिर बनाया जाए और उनके बारे में धारणा ये बनाई जाए कि अब किसी काम के नहीं है। तो ये जो वहां सैनी साहब ने जो बम पटका, उसको लेकर के सफाई देनी जो शुरू हुई, उसकी वो मजबूरी ये है कि बीजेपी किसी तरह चाहती है कि 2025 के चुनाव वोट गिरने तक नीतीश जी एक फैक्टर बने रहें, ताकि किसी तरह का जो परसेप्शन के आधार पर हमको कोई नुकसान नहीं हो कि नीतीश जी अब हमारे साथ नहीं है, चाहे नीतीश जी नाराज है, इस तरह की कोई परसेप्शन। अब देखिए इसमें एक आपको कोयरी आकांक्षा, कुशवाहा आकांक्षा के तौर पे भी हमने जो कहा, उस पर आपसे टिप्पणी लेंगे, तब जाएंगे पारस जी और जीतन राम मांझी की ओर। लेकिन एक चीज और है उसमें कि आप देखिए कुशवाहा की जो संख्या है, कोयरी जाति की जो संख्या है बिहार में, वो 4.2140, भले ही यादवों से 10% कम है वो, लेकिन सेकंड नंबर की जाति है और कुर्मी से लगभग दुगनी है, 1.5 गुनी से ऊपर है। कुर्मी बड़े भाई की भूमिका में यहाँ है। तो वैसे भी ये जो आकांक्षा है लोगों के भीतर नेतृत्व की, और आरजेडी ने एक सफल प्रयोग भी कर दिया कि कोयरी जाति से कुशवाहा जाति के लोगों को टिकट दे करके बाजप्ता उसका एक सफल प्रयोग हुआ है। माले भी ये करते रही है। तो वैसे में ये इस आकांक्षा को एड्रेस करने की ये कोशिश भी नहीं है क्या? देखिए बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो कहा गया है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के आरएसएस के लोग अनायास कोई बात नहीं बोलते हैं। वो जो बोलते हैं उसकी क्रोनोलॉजी को, उसके तार को जोड़ कर देखने की जरूरत है। ये जो कुशवाहा वाला जो फैक्टर है, निश्चित रूप से इनकी कोशिश है कि कुशवाहा बिरादरी जो आज की तारीख में माना जाता है कि वो लगभग एकजुट होकर के वोट करती है, तो उसके दिमाग में, उसके इकोसिस्टम में ये उसके बहस में ये चीज डाल दिया जाए कि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है, बीजेपी के लीडरशिप के साथ, कि वो ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अभी किसी को चीफ मिनिस्टर के रूप में अनाउंस कर दें, उसके बाद भगदड़ की स्थिति मच जाएगी। तो इसकी वजह से वो अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म से उनसे कहवाते हैं। नायब सिंह सैनी ने जो बात कही वो ऐसे ही नहीं कही, वो सोच समझ करके कही गई बात है। अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि उन्होंने सोच समझ कर नहीं कहा, तो ये इसलिए बात कही गई कि उनके पूरे बीजेपी के आंतरिक इसमें विचार विमर्श में ये चीजें चलती रहती हैं कि कैसे किसी को टैकल करना है। तो उसमें लोग कभी कभी बिना किसी कंसेंट के भी बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो बात एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसके खिलाफ नहीं खड़ी होती है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। तो अभी जो सफाई उनको लेकर दी जाने लगी, सफाई देने की जो नौबत आ गई, इसलिए आ गई कि उसको एक ये दिखाना है कि नहीं नीतीश जी तो है ही, ये तो सैनी साहब ने कुछ दूसरी बात कहनी चाहिए, लेकिन इसको दूसरे ढंग से लिया गया, नीतीश जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहना कि नीतीश जी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर बहुत अधिक ऐसी बात रहती तो 2 लाइन का कोई जारी होता कि नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर के कोई बयान नहीं देगा, और सैनी साहब का बयान जो है वो उचित नहीं है।
उसको पार्टी उसको नहीं मानती है। क्या ऐसा कोई बयान? पार्टी उसको ओन नहीं करती है, जबकि चीफ मिनिस्टर का बयान कैसे डिजोन कर देगी वो तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई बयान आया क्या? नहीं आया। नहीं तो बीजेपी आखिर क्या चाहती? जी बिल्कुल। अब जो है हम लोग और दूसरे पक्ष पे भी चलेंगे, लेकिन एक बात और सर, ये आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, ये फिल्म महात्मा फुले की फिल्म जो आ रही है, सच को सच की तरह देखना नहीं चाहती है बीजेपी। क्या करेगी? उसको हिंदू मुस्लिम में जाना है, इतिहास में जाना है, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो खैर, अब जो कोयरी आकांक्षा है, जो कुशवाहा आकांक्षा है, उसका सूत्र लेकिन सर इस तरह के कंफ्यूजन या बेचैनी जो बनी हुई है कि हम संख्या में बड़े भाई हैं और हमारी हालत यह है कि हमारा एक मुख्यमंत्री आज तक नहीं हो पाया। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनकी आकांक्षा का जवाब महात्मा फुले में ही है सर, हेमंत सर, और वह ये है कि महात्मा फुले किसी इस तरह से जाति विशेष के तरीके से नहीं सोच रहे थे। वो एक तरह से बहुजन आइकॉन उस समय हैं, और ज्यादातर महात्मा फुले ने महिलाओं के लिए और खासकर दलितों के लिए काम किया है, सोचा है, जो उनके स्कूल्स थे वहां प्रयोग किए। तो सूत्र तो कुशवाहा जो कोयरी आकांक्षा है उसके लिए इसी में महात्मा फुले में ही मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं बिहार में ये जो पशुपति पारस जी, बाद में जीतन राम मांझी जी पढ़ाएंगे। पशुपति पारस जी का क्या हो रहा है? उन्होंने कल घोषणा कर दी, एक बड़ी सभा थी उनकी, उस सभा में घोषणा कर दी कि एनडीए से, हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार बाजप्ता एक पूरे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में घोषणा कर दी कि हम एनडीए से बाहर हो चुके हैं। वहां बहुत सारी गर्जनाएं हुई, बहुत सारी घोषणाएं हुई। ये जब बाहर होंगे तो बड़ा नुकसान नहीं होगा क्या एनडीए को? देखिए, पारस जी के बाहर आने से परसेप्शन के आधार पर तो एक डेंट लगेगा ही, लेकिन डिपेंड करता है इस बात पर कि पारस जी कितना सक्रिय होते हैं, वो बिहार में कितना घूमते हैं, और खास करके कुछ ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम उनको लेना पड़ेगा जिसके जरिए वो अपने वोटरों को और अपनी बिरादरी के वोटरों को ज्यादा संबोधित कर सके, तब जाकर के उनके बाहर आने का कोई मतलब रह जाएगा। अन्यथा जिस तरह का चिराग पासवान का हाइप बना हुआ है, जिस तरह मीडिया उनके साथ है, जिस तरह से मीडिया उनको तवज्जो देती है, उस लिहाज से जो रिच है वो चिराग पासवान का ज्यादा है। तो इसका मुकाबला करने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा। आप सिर्फ अलग हो करके कुछ बयान दे करके, कुछ पटना में कार्यक्रम करके, मुझे लगता है कि बहुत अधिक बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। आपको अगर महागठबंधन में जाना है, महागठबंधन ज्वाइन कीजिए, आप सक्रिय होइए, कुछ अपना कार्यक्रम लीजिए अपनी पार्टी का। और जो मैंने कहा कि आपको बिहार के उन पॉकेट्स को ज्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी जहां आपकी जाति बिरादरी के लोग निर्णायक पोजीशन में हैं, और उनके सामने एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा कि चिराग पासवान जैसे लोग कैसे लगातार, जब आरक्षण एक तरह से निष्प्रभावी हो रहा है, आरक्षण के सवाल को ही आपको केंद्र में रखना पड़ेगा, कैसे लगातार दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन हमलों में उनकी पार्टी तक के लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चिराग पासवान कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो ये नैरेटिव सब लेकर के आपको जाना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि पारस जी का ये एक तो ये एनडीए से अलग होने का जो है वो कारगर। बिल्कुल, कुछ बातें उन्होंने वहां कही। प्रिंस पासवान ने भी कहा कि 30 लाख दलित जो हैं आज जेल में हैं और उनकी बात कौन करेगा, आदि इत्यादि। एक बात लेकिन है सर कि कुछ भी परसेंटेज कटेगा तो वो एनडीए से ही ना। और एक बात, दूसरी बात कि ये है क्या, ये होगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी वोट ये हासिल करेंगे उसमें जो भी शेयर इनको आएगा वो एनडीए का ही होगा, वो चिराग पासवान का ही होगा वो। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और बताइए कि ये सब जानते हुए भी चिराग पासवान इसको, देखिए अपने जीवन काल में ही लगभग रामविलास जी ने अपना उत्तराधिकार का, फाइनेंशियल वगैरह में नहीं जानता, परिवार वगैरह का, लेकिन पॉलिटिकल तो उन्होंने सॉल्व कर दिया था। अलौली सीट छोड़ी तो उन्होंने ये पारस जी को लड़वाया, शुरू में पहले लड़वाया, बाद में भी। फिर पारस जी उनके एक तरह से
उनके मुख्य कर्ता धर्ता थे, जैसे कि मुलायम सिंह जी के मामले में शिवपाल यादव हुआ करते रहे। फिर हाजीपुर की सीट उन्होंने, जो उनका पारंपरिक सीट था, वो भी पारस जी को दी अपने जीवन काल में, और बेटे को उन्होंने जमुई भेज दिया। तो समाज तो ये देखता है, पैट्रियार्कल समाज, कि पिता का खड़ाऊ बेटे के पांव में जाएगा, भाई को वो विलेन की तरह देखता है। लेकिन रामविलास जी ने जो है, उन्होंने भाई को भाई की तरह देखा था और अपनी सीट उनको दी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अब इसमें चिराग क्या कर रहे हैं? चिराग के घर में जो झगड़ा हुआ है उसको लेकर के आपके पास क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या घटना, क्या प्रसंग है, इस सब के बारे में बताइएगा। मुझे तो यहाँ से चिराग के यहाँ ज्यादा समस्या दिखाई पड़ती है पारस जी की तुलना में। हेमंत सर, देखिए, ये पारस जी के, रामविलास जी के घर में जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से घर में कुछ उस तरह का ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, बनिस्पत एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है। उसमें राजनीतिक पैंतरेबाजी ये है कि जब जैसे ही पारस जी सक्रिय होने लगे, तो निश्चित रूप से ये एनडीए को, चिराग पासवान को, और एनडीए क्या कहिए आप, बीजेपी को इस बात की चिंता सताने लगी है कि एक चिराग जैसे जैसे ये पारस सक्रिय होंगे, उसका नुकसान हम लोग को हो सकता है। तो उनको रोकने के लिए क्या तरीका है? तो उनको रोकने के लिए तरीका ये है कि कुछ पारिवारिक मामलों में उनको फंसाया जाए, और पारिवारिक मामला जो होता है वो भावनात्मक ज्यादा होता है। उसमें उस ऐसे मामलों में उनको विलेन के रूप में सामने लेकर के आया जाए, ये कोशिश की गई। अगर मान लीजिए कि परिवार में कुछ ऐसा था, न तो वहां कोई ये दंगा फसाद हुआ है, न कोई ऐसा ये कोई हिंसा हुई है परिवार के भीतर में, उस बातों का ये समझिए कि बतंगर है वो, तो ऐसे में अगर कोई भी संजीदा आदमी है, चाहे चिराग पासवान को ही पहल करके बात करनी चाहिए थी। दोनों आदमी, ठीक है, आप अलग अलग पार्टियों में हैं, अलग अलग नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजा तो बैठ करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। ये अचानक मामला पुलिस के पास कैसे चला गया? अचानक गांव के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। अचानक मीडिया का जमावड़ा जब पहुंचा तो गांव को लोगों को जानकारी मिली। अचानक मीडिया को कैसे, मीडिया सब काम छोड़ करके पूरे खगड़िया का मीडिया जो है, अचानक मीडिया जो है चिराग के कहने पर आई होगी, क्योंकि चिराग आज की तारीख में मंत्री हैं। अब उसमें देख लीजिए कि उसमें जो पारस जी की भाभी और रामविलास जी की जो पहली पत्नी है राजकुमारी जी, तो उनका जो बयान था वो भी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। वो भी लग रहा था कि जैसे कि किसी ने कुछ बताया है उनको, और अब कि किसी कमरे में किसी गोपनीय ने ताला बंद कर, ये सब मामला मुझे लगता है कि ये इसमें कोई दम नहीं है। ये सब मामला तो दो मैंने कहा भी पहले कि आप अगर कोई संजीदा आदमी है तो वो बैठ कर सुलझा लेता है। तो अगर कुछ घर में कुछ विवाद अगर हुआ इसका, जिसमें कि पुरुषों का हस्तक्षेप जरूरी था, तो दोनों चाचा भतीजा बैठ जाते। जो भाई है ये रामचंद्र जी का बेटा जो सांसद भी रहा है, वो भी लोग बैठ जाते। तो ये मसला है नहीं। मसला ये है कि पारस जी को साधने के लिए कुछ हथियार आजमाया जाए, जिसमें अब उनकी भाभी के, जबकि लोग कहते हैं कि उनकी भाभी से उनका रिश्ता बिल्कुल माँ जैसा है और वो उनका बहुत सम्मान करते रहे हैं, और वो क्योंकि रामविलास जी ने तो उनको त्याग दिया था, तो सारी वो घर जब उनका देखभाल से लेकर के पूरा इतने लंबे समय तक वो पारस जी के ही संरक्षण में रही। चिराग जी को कभी अपनी मां की याद नहीं आई, लेकिन ये जो याद आ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है। चिराग तो तब आना जाना शुरू किए हैं जब वो सांसद जमुई से बन गए, उसके बाद। उसके पहले तो चिराग का आना जाना था नहीं। और खास करके तब जब वो डिस्प्यूट उनको हैंडल करना हुआ, और पार्टी को अपने तो मां प्रतीक के तौर पे है। लेकिन एक चीज और उसमें है कि ये अलौली की सीट को लेकर के भी ये संघर्ष बताया जा रहा है। चिराग इसको पारिवारिक तौर पे इमोशनली जनता के बीच में खेलना चाहते हैं, ऐसा कहा। दूसरी बात और मैं कहा करके वहां आता हूं जो आप पूछ रहे हैं कि देखिए ये इसमें बीजेपी का भी खेल है। बीजेपी पहले से खेल रही है। बीजेपी ने पहले चाचा को अपने साथ किया, पारस जी को। आप पारस जी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। पारस जी ने पहले बीजेपी के गेम प्लान पर काम किया, चिराग को किनारे किया गया। उसके बाद फिर चिराग को लाया गया, चिराग को दूसरी जिम्मेवारी दी गई नीतीश जी को डेंट लगाने के लिए। उस भूमिका में चिराग आए। उस समय चाचा भतीजे के बीच में आपसी जो बयानबाजी हो रही थी उसको आप गौर कीजिए। और उसके बाद तो फिर ये पारस जी 2024 के चुनाव में उनको किनारे लगा दिया गया, ठिकाने लगा दिया गया।
उसके बाद चिराग ही चिराग हो गए बीजेपी के लिए। तो जो दोनों चाचा भतीजा को बीजेपी ने अलग अलग समय पर साधा और परिवार को भी एक तरह से बिखेर दिया। तो इसमें बीजेपी की भूमिका को भी मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि बीजेपी ने भी अच्छी भूमिका इसमें निभाई इस परिवार को तबाह करने के लिए। और नीतीश जी की जो ये रामविलास जी की जो पूरी विरासत है उसमें बीजेपी के हिसाब से तो उसने अपनी अच्छी भूमिका निभा ली वहां पर। और दोनों चाचा भतीजे में झगड़े का नीतीश जी ने भी पारस जी का इस्तेमाल किया जी। हाँ, उसमें भी हुआ। तो ये जो था अब स्थिति ये है कि वहां जो अलौली की सीट के बारे में आप कह रहे हैं, इनके जो दामाद हैं रामविलास जी के, दो दामाद हैं इनके, एक अनिल कुमार साधु हैं और एक मृणाल है। मृणाल पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहां मुजफ्फरपुर से, और साधु भी लड़ना चाह रहे थे उस समय भी मुजफ्फरपुर के बोचहा क्षेत्र से। उस समय भी ये विवाद हुआ था कि दोनों में से किस दामाद को टिकट दिया जाए, और रामविलास जी के सामने बहुत ही दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उसके बाद अनिल कुमार साधु एक तरह से अलग हो गए, फिर वो आरजेडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, अब आरजेडी के साथ है। अब मृणाल जी की जो कोशिश है कि वहाँ ये अलौली में हम लड़े वहां से, तो अलौली एक तरह से स्वाभाविक सीट है उनका, पारस जी का, वहां से हारे थे वो एक बार। और उसके बाद से ये लगातार कोशिश चल रही है कि अब जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पारस जी अलौली से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, तो वहां परिवार को भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। उसमें जो रामविलास जी की जो पत्नी है, पहली पत्नी, उनकी भी भूमिका उसमें हो, उनको भी सक्रिय कर दिया जाए, पारस जी के खिलाफ बयानबाजी उनसे करवाई जाए। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सोच समझ कर किया जा रहा है। उसमें अलौली की स्थिति भी है, और इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रकरण में मृणाल की जो भूमिका है, या उनकी पत्नी की या उनके बेटे की, वो लोग सब रामविलास जी की पत्नी के साथ दिख रहे हैं। अनिल साधु की पत्नी या उनके बच्चे वहां नहीं गए, हालांकि उन्होंने अपनी सास के प्रति सहानुभूति जताई, सब कुछ कहा, लेकिन वो इस बात को चैलेंज करते रहे कि जो बात वो कह रही है वो उस पर बैठ करके बात होनी चाहिए कि आखिरकार इसमें सच्चाई कितनी है। बिल्कुल। तो इससे साफ लगता है कि मैंने कहा कि बड़ी बात यह है कि इसका राजनीतिक निहितार्थ ज्यादा है कि पारस जी को अलौली में साधना है, पारस जी को की सक्रियता को रोकना है। और अब बताइए कि उसमें एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया, एफआईआर हो भी गया। अब ये इस लेवल पर जाकर के हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से चुनाव को देख करके चली गई एक चाल है जिसमें पारस जी को फंसाने की कोशिश की गई। जी, अब जीतन राम मांझी, 3 केस है। एक केस तो ये कि हम लोगों ने बात कर ली, दिल्ली में बम फूटा, सैनी बम धमाका बिहार में। इसके अलावा पारस जी, अब हैं जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी को बड़ा सारी लॉयलिटी शो करने के बाद अब लग रहा है कि जदयू और बीजेपी ने उनको धोखा दिया है। और अब वो 40 सीटों की भी बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं हमें राज्यसभा भी कहा गया था, ये भी दो सीटों की बात कही गई थी। सारा जो पासा है वो अब फेंकना शुरू कर, क्या होगा इसका परिणाम? देखिए, ये जो एनडीए में बीजेपी की जो पार्टनर है उसमें आप साफ देखेंगे कि मौका परस्ती कूट करके भरी हुई है सब में। इवन बीजेपी भी उसी तरह की मौका परस्ती करती है जिस तरह से उनके पार्टनर करते हैं। तो ये जीतन राम मांझी जी जो कुछ कह रहे हैं वो इस तरह के बहुत ही दो तरफा बयान देने के माहिर हैं। वो कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलेंगे, कभी ब्राह्मणों की चरण पूजा करेंगे, उनको बुला करके उनकी आरती उतारेंगे, फिर कभी वो ये मुसलमानों के हितैषी बनकर के सामने आ जाएंगे, फिर कभी मुसलमानों को वो कठमुल्ला बताएंगे। अब वो बीजेपी से उनकी नाराजगी है कि बीजेपी और जेडीयू ने उनको धोखा दिया है। कुल मिलाकर के जो चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। वो उनके लिए न तो मुसलमान कोई एजेंडा है, न इस देश में सेकुलरिज्म कोई एजेंडा है, न इस देश में दलित उनके लिए एजेंडा है। हालांकि वो इसके चैंपियन बनने के लिए उन्होंने जो बयान दिया है उसको उसमें उन्होंने कहा है कि
जैसे स्नातक और शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए विधान परिषद में सीटें आरक्षित हैं, वैसे ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षित सीटें होनी चाहिए। इन सीटों पर वोटर भी उसी वर्ग से होने चाहिए और उम्मीदवार भी उसी वर्ग के होने चाहिए। ये उनकी मांग है। आगे क्या कहते हैं वो कि कांग्रेस ने दलितों की शिक्षा से वंचित किया। अब बताइए कि कांग्रेस ने दलितों को शिक्षा से वंचित किया, तो जिस सरकार के साथ वो अभी हैं, उस सरकार ने दलितों को शिक्षित करने के लिए, इंपावर्ड करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। हो तो ये रहा है कि शिक्षा के केंद्र का बुरी तरह से सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है। स्कूलों को एक तरह से आप निर्माण और परचेजिंग का केंद्र बना करके आपने छोड़ दिया हुआ है। पढ़ाई के अलावा सारा कुछ होता है, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अगर कोई है तो वो दलित पिछड़ों के बच्चे हैं। अगर स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो दलित पिछड़ों को ही नुकसान सबसे ज्यादा होगा। तो आप कांग्रेस को कोस करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये आप दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और आपको मोदी जी के सामने अपना स्कोर हाई करना है, तो आप कांग्रेस को निशाने पर रखिएगा और उनके सामने अपनी कुछ डिमांड भी रख दीजिएगा। तो अभी हाल के दिनों में जो दलित उत्पीड़न की जितनी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं में किसी भी जगह पर ये किसी से मिलने नहीं गए हैं। न ये गए हैं, न चिराग पासवान गए हैं, न इनके कोई नेता गए हैं मिलने के लिए। ये तमाम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उत्पीड़क जातियों के नुमाइंदे हैं, उत्पीड़क जातियों से आने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अब इसमें दो सवाल लेकिन बनता है कि ये कुछ भी कर लेंगे। पिछली बार 7 सीटों पे लड़े थे, 4 सीटें ये जीते थे विधायक के तौर पे, तो कुछ भी कर लेंगे तो इनको कितनी सीटें मिलेंगी? एक बात तो ये। दूसरा, इनके वोटर वर्ग जो इनका है उसमें लगा अच्छी सेंध मारी दूसरे दल भी कर रहे हैं। आरजेडी ने खास करके एक बड़ा सम्मेलन मुसर भुइयां के नाम पर, उन्होंने जाति के नाम पर किया है, तो इनकी कितनी उसमें दावेदारी रह जाएगी? दूसरा, और तीसरा कि क्यों इनकी उपेक्षा की जा रही है? क्यों इनको लग रहा है कि इनको धोखा दिया जा रहा है, इनसे बात तक नहीं किया जा रहा है? ऐसा ये कहाँ देख रहे हैं? क्या इनको बाहर धकेलने की कोशिश हो रही है नीतीश जी द्वारा? हेमंत सर, मुझे लगता है कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है कि जिससे लगे कि एनडीए, ये बीजेपी इनको किनारे लगा रही है, जेडीयू उनको किनारे लगा रहा है। ये आज की तारीख में तो ऐसा होता हुआ नहीं लिखा है। आज की तारीख में तो दिख ये रहा है कि जो बीजेपी के जितने भी पार्टनर हैं, एलाइज हैं, वो सब बिहार में तो कम से कम सब उनके साथ उनकी पूछ पकड़ करके ही घूम रहे हैं उसमें। अब क्योंकि नीतीश जी का अब वो ये नहीं रह गया है, उनकी वो हैसियत अब नहीं रह गई हुई है जो नीतीश जी डिक्टेट कर सकते हैं या कोई बार्गेन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के लोग भी उनके यहाँ बिछे हुए हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, या और कोई अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, इस तरह के लोग जो है वो बीजेपी से अपने आप को अलग करके नहीं देख रहे हैं, वो बीजेपी के साथ अपने आप को नत्थी कर चुके हैं। तो ये चिराग पासवान या जीतन मांझी क्या अलग दिख रहे हैं? अलग तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो धोखे की जो बात है या उनके साथ नाइंसाफी की गई है, ये क्या है? ठोस रूप में तो उन्होंने कुछ अपने बयान में उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि क्या नाइंसाफी उनके साथ की गई है। वो ये कहा गया है कि उन लोगों ने सीटें आपस में बांट ली, इनके लिए सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आज तक कोई सीट शेयरिंग को लेकर के कोई ऑफिशियल मीटिंग हुई है? आपस में अगर कोई अंदर खाने कोई मीटिंग हुई होगी, अंदर खाने कोई सहमति हुई होगी तो वो जाने, लेकिन ऑफिशियली तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। और ये मांझी जी कह रहे हैं तो मायने रखता है, उनको पता होगा। मांझी जी तो भाई सिस्टम नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि तब मांझी जी को ये खुला बयान देना चाहिए। ये छुपा करके ढक करके बोलने की क्या जरूरत है? प्रतीकों में बोलने की जरूरत नहीं है। उनको ये मांग करनी चाहिए कि एनडीए की बैठक बुलाई जाए और सीट शेयरिंग पर जल्दी से जल्दी तय किया जाए। अलग अलग गुपचुप ढंग से कुछ नहीं किया जाए, ऐसा उन्होंने कोई स्पष्ट वक्तव्य दिया है? नहीं दिया है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो हवा बना रहे हैं। हवा इसलिए बना रहे हैं कि उनको लगता है कि कहीं उनको डर भी है कि क्योंकि दोनों तो बड़े बड़े दल तो वही हैं, उनको लग रहा है कि कहीं हमको किनारे न लगा दिया जाए, हमारे पास जो सीट है वो वही तो नहीं दे करके या उससे कम करके तो न दे दिया जाए, कहा जाए कितना ही लीजिए आप। तो ये सब उनके मन में जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को एक तरह से टालने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह की माहौल बनाया जाए कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं।
मांझी जी की नाराजगी की खबरें उस समय भी आई थी जिस समय नीतीश जी फिर से पलट रहे थे, दूसरी बार पलट रहे थे। तो आपने तो उस समय क्या हुआ, मांझी जी के बारे में 1-2 दिन तक खूब चला कि मांझी जी नाराज हैं, मांझी जी सरकार बनाने में वो बिल्कुल सबसे उन्हीं की अहम भूमिका होगी और वो तय करेंगे कि अब आरजेडी की सरकार बनेगी या नीतीश जी की बनेगी। तो ये सब चला लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मांझी जी के बारे में अभी जी, हाँ, मांझी जी के बारे में मांझी जी के बारे में ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत कुछ हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका ख्याल रखा जाए। जी, मांझी जी का मामला एक और है। मांझी जी का टकराव जो है वो चिराग पासवान से ज्यादा हो जाता है। वजह है कि जैसे जमुई सीट पर उनकी आंख थी लोकसभा के दौरान, जब 2 सीटों की बात कर रहे थे तो अपनी संख्या के हिसाब से वो कहते थे जमुई सीट। तो ये एक मामला ये भी फंस रहा है कि यदि ये बात बैठेंगे भी ये लोग टेबल पे, उनकी दावेदारी 7 से ज्यादा, बात 40 की कर रहे हैं, मांझी जी बात बड़ी करते हैं, छोटी पे टिक जाते हैं आकर, अपने अपने परिवार के आसपास के इर्द गिर्द के टिकटों को पे ये हो जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान से फिर भी जितनी भी सीटों का टकराव होगा, चिराग पासवान से टकराव होगा। हमको लगता है कि विभाजन रेखा जो खींच दी गई है उसमें कुछ नहीं होगा। बीजेपी से ये पंगा नहीं ले सकते हैं। जो इनको लोकसभा सीट मिली हुई है, जो विधानसभा सीट मिली हुई है, उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बदलाव होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। अब जो जो इनकी दावेदारी होगी वो गया के इलाके में ही होगी, मगध के इलाके में ही होगी, ज्यादा दूर तक तो ये जाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। उसमें गया के इलाके में भी जो इनका संसदीय क्षेत्र है उसमें जो आने वाले विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो एक अनिल कुमार है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई। हाँ, अब एक जो इनके और जो विधायक हैं शायद जमुई की ओर तरफ से आते हैं या शेखपुरा तरफ से, वो हैं। 2 तो बाहरी बाहरी तत्व हो गए, बाकी के सब तो इन्हीं के इनके परिवार के लोग ही हैं। तो इसमें साफ साफ है और कि ये ज्यादा वहां उसमें बदलाव होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है कि जो विजिबिलिटी के आधार पर कि कौन सीट कौन लड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा इनका जो डिमांड है कि 40 सीट हमको चाहिए, उसमें तो हमको बहुत ही एग्जैगरेटेड है, वो बीजेपी फुलफिल नहीं करेगी। बीजेपी इस बार बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े, नीतीश जी उससे कम पर लड़े और ये दोनों जो है उसमें चिराग पासवान को का स्कोर बढ़ाया जाए और जीतन राम मांझी को जो एज इट इज है उसको उतना रहने दिया जाए। हो सकता है कुछ 1-8 सीटें बढ़ जाएंगी लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा जो इनका डिमांड है 40 वाला वो तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो ये कह रहे हैं कि 20 सीटें रहेंगी तो दलितों के मुद्दों पर सरकार से काम करवाने में हमको सहूलियत होगी, ये सब सरकार से काम करवाने क्या काम करवाएंगे ये? अरे आप पहले तो कम से कम देखने जाइए उन लोगों का हाल। आप कभी जो लोग पीड़ित हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, उनसे कभी तो आप मिलते नहीं है, उनका हालचाल जानने नहीं जाते हैं। अभी सभी जिलों में जो दिशा की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में एक प्रमुख एजेंडा होता है जो SC/ST ये उत्पीड़न कानून जो है उसके तहत जो पीड़ित पक्ष है उसको मुआवजा देने का प्रावधान है। पुलिस उसमें मुआवजा दिलवाती ही नहीं है, लंबे समय तक खिंचती रहती है, क्लेम करवा, काम उसमें पुलिस का क्लेम करने का है कि अगर तो ऐसे चीजों पर कभी ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला है, तो उन मसलों पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आप कहिए कि दलितों के मुद्दे पर क्या लागू करवाइएगा, आप कौन सा चीज लागू करवाना आपको है। तो ये मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का और अपने लोगों के लिए जिस तरह से सीट के लिए चिराग मनुहार करते हैं उसी तरह जितना मांझी मनुहार करेंगे, ऐसे ही और लोग मनुहार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को साधने में बहुत ही शातिर है और वो कोशिश करेगी कि इनको भागने कहीं नहीं दिया जाए। ये भाग कर चले जाएंगे ऐसा संभव नहीं। आज की तारीख में बीजेपी का कोई इलाज नहीं भाग सकता है। सबकी कुंडली बीजेपी के हाथ में है और कोई भागने की स्थिति में नहीं है। कब किसके यहाँ CBI, ED और IT पहुंच जाए ये कोई नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत का कि ये पूरी कवायद जो है, आज 3 जातियों के नेता हैं, ये नेतागण हैं। ये जो कोयरी कुशवाहा का मामला है वो तो खैर अलग है, सम्राट वही है, लेकिन बाकी पारस जी और ये 4.5 और 5% के 5.25% के आसपास की जातियां हैं जो बीजेपी की तरफ ही आसपास में है और ये इनके बीच में आपस में टकराव हो रहा है। 2.5% वाले जो है
वो नीतीश कुमार आज पिछले 20 साल से अनिवार्य बने हुए। अब एक सवाल ये कि इन नेताओं में क्या लैग करता है जो आज 2% वाला शासन कर रहा है और ये तमाम लोग सिस्टम में 5 और 7 सीटों के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तो स्थिति हो गई कि वो कभी भी स्वीकार्य नेता नहीं बन पा रहे। हेमंत सर, देखिए, उसमें मुझे लगता है कि जो नीतीश जी इतने दिनों तक जो टिके रहे, उसकी वजह ये है कि नीतीश जी ने जो अति पिछड़ा वाला जो पूरा ये है मामला है, उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको टैकल किया और उसके वो चैंपियन बने। अति पिछड़ों की जो जिसको कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की, तो अति पिछड़ों की जो आकांक्षा के प्रतीक बन गए वो। तो ये हमेशा कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सम्राट चौधरी नीतीश जी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी आज जो कुछ है वो उसको छोड़ दीजिए, आप पीछे के नीतीश जी को देखिएगा तो वो एक तरह से अति पिछड़ों की आकांक्षाओं के नायक बनकर के उभरे। तो ये जो नायकत्व तो उनको हासिल हुआ, वो क्या सम्राट चौधरी में है, क्या उपेंद्र कुशवाहा में है? मैं समझता हूं कि नहीं है। तो इसीलिए आज की तारीख में जो दावेदारी है वो भले ही उनकी संख्या कुशवाहा बिरादरी में से कम है, लेकिन वो इसके चैंपियन बन गए। लेकिन जहां भी उनकी संख्या है छोटी बहुत, वो सब उनके लिए एक तरह से एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हुआ जो नीतीश जी के पूरे इसको सूट करता था। पूरा जो कंपेन था उनका कि लालू रिजीम खत्म करना है और अति पिछड़ों को गोलबंद करके, उसमें बड़ा काम ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि उसमें जो अग्री जातियों का जो बड़ा हिस्सा था, जो जिसको बीजेपी जो है तो बीजेपी समर्थक, लेकिन एक ऐसी पार्टी और एक ऐसा नेता खड़ा हुआ जो लालू यादव से और उनके रिजीम से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा था। तो उस हिस्से ने उसमें से एक बड़े हिस्से ने नीतीश जी का भी दामन थामा। तो वो जो प्रभाव वो नीतीश जी की पार्टी में आज की तारीख में प्रभावी भूमिका में जो बीजेपी समर्थक है, तो प्रभावी भूमिका में होने की वजह से वो नीतीश जी को उसने भी एक तरह से उनकी मदद की, उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप करने में, उनको एंटी लालू छवि उनकी गढ़ने में। तो ये सब, तो इसमें मुझे लगता है कि नीतीश जी का बराबर कोई खड़ा होने वाला तो आज की तारीख में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी तो खैर पार्टी कोई भी नहीं आजमाएगा उनको। अब रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी बीजेपी के ये नॉमिनी है, उनके बीजेपी कितना उनका आजमाएगी ये सब चुनाव के बाद शुरू होगा। ये अभी जो कुछ कहा जा रहा है उसमें मुझे लगता है कि ये रिस्क कोई नहीं लेगा कि नीतीश जी को सीन से बाहर कर दिया जाए। सीन में वो रहेंगे, लेकिन तैयारी चलेगी कि अगर मौका मिलता है तो हमारी सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री बने, ये तो तय है। उसमें नीतीश जी की वापसी होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अभी उनको एक तरह से लोगों को धोखे की टट्टी बनाकर रखनी है ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं नीतीश जी को बीजेपी तवज्जो दे रही है। बस इतना ही है, उसमें ज्यादा मुझे लगता है कुछ नहीं नीतीश जी के लिए बचा हुआ है। इन सब परिस्थितियों का जो आज हम लोगों ने आकलन किया, उसका अर्थ तो यही है कि एक साइजेबल परसेंटेज की जो ये जातियां हैं जिनको साधा था नीतीश जी ने, बीजेपी उनके बीच में जिगजैग क्रिएट कर रही है, नीतीश जी के घेरे को तोड़ने की कई तरह से कोशिश कर रही है। आपस में इनका संघर्ष है। सीएम फेस को लेकर के हमने और हेमंत जी ने कई बार आज भी जो हम लोगों ने बात की वो ये है कि डिस्क्रेडिट करो और उसके बाद उन्हें गायब कर दो परिदृश्य से। देखते देखते नीतीश जी को पॉलिटिक्स से गायब कर दो, यदि वो सीटों का वो देखना होगा कि क्या होना है। तो ये एक कोशिश है। इसी बीच में एक तीसरी बात, कल भी हम लोगों ने जो बात की थी कि तांती और तकवा, जिस अति पिछड़ा जाति की बात हो रही है, उनको दलित एससी कैटेगरी देने के बाद नीतीश जी उनका विश्वास गेन कर रहे थे, तो वो भी 4% के आसपास की जाति है और वो भी नीतीश जी से 2.5% शायद नहीं, सॉरी 1.77 कल हम लोगों ने बात की थी, सॉरी 2% के आसपास है। हालांकि कई साथियों को देख रहा हूं कुछ वीडियो में 80 लाख का दावा कर रहे हैं, वो 22 लाख की संख्या जाति सर्वे में आए हुए हैं। तो ये सब का यदि नीतीश जी से मोह भंग होता चला जाता है तो नीतीश जी सच में धीरे धीरे परिदृश्य से गायब होने की स्थिति में हो सकते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। आउटसाइड पैनलिस्ट जितने जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 9 बजे भी रिवर्स टॉक में।